हाँ जी बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम बात करेंगे जीमन इफेक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। सो 2D लेवल ऑफ सोडियम वुड स्प्लिट इनटू हाउ मच लाइंस। तो सीधी सीधी बात है कि 2D लेवल ऑफ सोडियम वुड शिफ्ट ऑन अप्लाइंग वीक मैग्नेटिक फील्ड इनटू हाउ मच लाइंस। सो कितनी लाइंस में स्प्लिट करेगा, पहले पता होना चाहिए कि आपके पास वीक मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं। अगर वीक मैग्नेटिक फील्ड है तो जीमन इफेक्ट आएगा। अब देखते हैं जीवन इफेक्ट क्या होता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो शार्प जो एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइंस है, इट विल स्प्लिट इनटू मल्टीपल क्लोज लाइंस। तो यहाँ पे आप आपके पास क्या होगा कि अगर सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन है, शार्प स्पेक्ट्रल लाइन है, तो इट विल स्प्लिट इनटू मल्टीपल लाइंस डिपेंडिंग ऑन कितनी लाइंस बनेगी, डिपेंडिंग ऑन आपके पास क्या है, नॉर्मल में जीवन इफेक्ट आ रहा है या नॉर्मल जीवन इफेक्ट आ रहा है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। दिस splitting is splitting होती किस वजह से है? This splitting is attributed to the interaction between magnetic field and magnetic dipole moment associated with ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड जब एटॉमिक डाइपोल्स के साथ इंटरेक्ट करेगी, उसके ऑर्बिटल मोशन के साथ इंटरेक्ट करेगी, तब जीमन इफेक्ट की और उस वजह से स्प्लिटिंग आएगी। यहाँ पे हाइड्रोजन ऐसे अगर सिंगलेट स्टेट में दे रखा है तो उसकी वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ है तो हमारे पास सिंगल लाइन है। अगर मैग्नेटिक फील्ड हम ऑन कर देते हैं तो उसकी वजह से क्या आएगा, मल्टीपल लाइंस आएंगी। यहाँ पे 3 लाइंस आ रही हैं तो उसका भी एक मीनिंग है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से या हमारे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो है वो स्प्लिट कर जाता है इनटू मल्टीपल लाइंस, तो उसको हम जीमन इफेक्ट का नाम देते हैं, अगर सिंपल वर्ड में अपने बोलना हो तो। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा बेटा, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जो एटॉमिक डाइपोल्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं तो उसकी वजह से आपके पास क्या आता है, इंटरेक्शन एनर्जी आएगी, जिसकी वजह से हमारे पास एनर्जी स्पेक्ट्रम जो है वो स्प्लिट कर जाएगा। तो यहाँ पे भी दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड विल इंटरेक्ट विद द मैग्नेटिक डाइपोल्स एटॉमिक डाइपोल्स, जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगी और उसकी वजह से हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा ई, मतलब स्पेक्ट्रम जो है वहां पे शिफ्ट दिखाई देगा। आपके पास क्या आएगा, डेल्टा ई। इसके मैंने डेरिवेशन नहीं दी है, रादर देन हम यहाँ पे क्वेश्चनिंग की बात कर रहे हैं, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। तो हमारे पास स्प्लिटिंग किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इट विल बी डिपेंडिंग ऑन दी एम ऑफ एल, मतलब जेड कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है जी, थर्ड कंपोनेंट जिसको हम बोलते हैं। तो एम ऑफ एल के ऊपर डिपेंड करेगा, उसके साथ इसके साथ आएगा बोहर मैग्नेटॉन और साथ में मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम जेड 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 डायरेक्शन की तरफ अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। तो बोहर मैग्नेटॉन का कंसेप्ट भी आपको पता ही है, न्यूक्लियर फिजिक्स की प्लेलिस्ट में हमने डिस्कस किया हुआ है बोहर मैग्नेटॉन या न्यूक्लियर मैग्नेटॉन कैसा होता है। तो ई एच बार डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स मास, तो ई एच बार डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स मास जो होता है वो बोहर मैग्नेटॉन को कोरिस्पॉन्ड करता है। तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो हमारे पास क्या है बेटा, ये वाला जो फैक्टर है म्यू ऑफ पी, इट इज ए कांस्टेंट फैक्टर, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे दे रखी हुई है। और उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड आप खुद अप्लाई कर रहे हो, और बाकी जो चीज बची दैट इज एम ऑफ एल, जिसके ऊपर सारी की सारी स्प्लिटिंग यहाँ पे डिपेंड करेगी। दिस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एनर्जी स्पेक्ट्रम गिव्स the uniformly spaced multiple splitting of the spectral lines which is called the Zeeman effect। तो यहाँ पे m of l की वजह से आपके पास स्प्लिटिंग आती है, जो मेन रीजन है। अब बात आती है कि अगर आपके पास ओनली ऑर्बिटल मोशन नहीं है, अगर आपके पास स्पिन मोशन भी है, मतलब स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी आता है। तो अभी तक हमने जो बात की है कि एटॉमिक डाइपोल्स की बात की थी, जिसका रीजन था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है, मूव करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम डेवलप होगा। लेकिन रादर देन एल, अगर आपके पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी डेवलप होता है, तो स्टार्टिंग में जब जीमन इफेक्ट की डेमोंस्ट्रेशन आई थी तो तब एस के बारे में नहीं पता था। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किया है कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो है वो काफी लेट पता चला था, जैसे स्टर्न करलाच एक्सपेरिमेंट में पता चलता है। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का काफी पहले ही पता चल चुका था, बोहर के कॉरस्पॉन्डिंग पता था। ठीक है जी। तो अगर ओनली एल को इंक्लूड करेंगे तो नॉर्मल जी मन इफेक्ट बनता है, अगर एस को भी इंक्लूड कर देते हैं तो हम हमारे पास क्या बनता है, अनोमलस जी मन इफेक्ट आ जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 2 तरह के जी मन इफेक्ट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो जिनमें आपके पास पेयर्ड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, एटॉमिक केस में अगर कोई भी एटम जिसमें पेयर्ड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं है, तो वहां पे क्या आएगा आपके पास,
नॉर्मल जीमैन इफेक्ट आ जाएगा। अगर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देंगे, मतलब स्पिन एंगुलर मोमेंटम आपका आएगा, तो उसकी वजह से आपके पास क्या बनेगा, अनोमलस जीमैन इफेक्ट आ जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर हाइड्रोजन सिंगलेट के कॉरेस्पॉन्डिंग जैसे नॉर्मल जीमैन इफेक्ट किसमें आ रहा है, हाइड्रोजन अगर सिंगलेट है या फिर जिंक के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आपके पास पूछा जाए तो नॉर्मल जीमैन इफेक्ट आएगा। लेकिन अब वहीं आपके पास पूछा जाए कि सोडियम के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन-सा स्पेक्ट्रम आएगा, तो अनोमलस जीमैन इफेक्ट आ जाएगा। तो ये 2 अलग-अलग केसेस हो जाते हैं। सो इंक्लूडिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, अगर स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा तो स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट भी होगा, तो अगर इसकी कंट्रीब्यूशन को इंक्लूड कर लिया जाए तो L प्लस 2 टाइम्स ऑफ S आपके पास इसकी कंट्रीब्यूशन बनेगी। बाकी सारा पोर्शन वही रहेगा। यहाँ पे M ऑफ J आ जाएगा बिकॉज L प्लस S की वजह से J आएगा रादर देन M ऑफ L। अब हम M ऑफ J की बात करेंगे। चलिए, अब इसके साथ एक और कंट्रीब्यूशन भी आ जाती है, दैट इज G ऑफ L। जी यहाँ पे क्या है बेटा, लैंडेस जी फैक्टर है। इसके ऊपर भी हमने एक लेक्चर बना रखा हुआ है। लैंडेस जी फैक्टर के ऊपर भी न्यूमेरिकल आते हैं, वो भी हमें सॉल्व करने पड़ते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन आपके पास एस जीरो है या नहीं है, जी फैक्टर मॉडिफाई होता जाएगा और आपके पास एक्सप्रेशन भी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ही बनते दिखाई देंगे। अगर एस और स्पिन एंगुलर मोमेंटम अगर आपका जीरो रहेगा तो जी आपके पास 1 के आसपास आ जाएगा। ठीक है जी, वो चीज आप माइंड में रख सकते हैं। सो allowed them to express the resultant splitting of the spectral lines in terms of the z component of total angular momentum, that is m of j। तो बाकी सारे कंपोनेंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये हम डिस्कस करते जाएंगे। अब नेक्स्ट थिंग आ जाती है, जो हमारे पास क्वेश्चनिंग होती है कि स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होगी। तो स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी कैसी होगी, तो ये मैंने पहले ही बता दिया कि दो तरह का होता है, एक नॉर्मल जीमैन इफेक्ट होता है, एक अनोमलस जीमैन इफेक्ट होता है। पहले में क्या आएगा, L विल नॉट बी इक्वल टू जीरो एंड S विल बी इक्वल टू जीरो, वो नॉर्मल स्प्लिटिंग हो गई। अगर L इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड S इज आल्सो नॉट इक्वल टू जीरो, उस केस को हम बोलेंगे अनोमलस जीमैन इफेक्ट। तो ये पहला क्वेश्चन हमारे पास क्लियरली हो जाता है कि अगर स्पिन कंट्रीब्यूशन होगी तो अनोमलस इफेक्ट आएंगे। ये पहली तरह का क्वेश्चन बन जाता है जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो फॉर नॉर्मल जीमैन इफेक्ट S इज इक्वल टू जीरो के एटॉमिक लेवल विद ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L, इट विल स्प्लिट अप इनटू 2L प्लस 1 लाइंस। तो ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन हो गया, दूसरे तरह का न्यूमेरिकल या एमसीक्यू आपको जो एग्जाम में पूछा जाएगा। ये नॉर्मल स्प्लिटिंग के अंदर अगर कोई ऑर्बिटल आपको दे दिया जाता है तो वो कितने लेवल्स में स्प्लिट हो जाएगी। तो अगर आपके पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L दे रखा हुआ है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वो कितने लेवल में स्प्लिट होगा, इट विल बी स्प्लिटिंग इनटू 2L प्लस 1 के लेवल्स में स्प्लिट हो जाएगा। जस्ट लाइक यहाँ पे अगर L इज इक्वल टू 2 है तो कितने लेवल्स में स्प्लिट करेगा, इट विल बी 2 इंटू 2 प्लस 1, तो 5 लेवल्स में ये स्प्लिट कर जाएगा। अगर आपके पास L इज इक्वल टू 1 वाला केस है तो कितने लेवल्स में स्प्लिट करेगा, 2 इंटू 1 प्लस 1, मतलब 3 लेवल्स में ये स्प्लिट कर जाएगा। तो यहाँ पे 1 2 3 ये स्प्लिट हो गए, 1 2 3 4 एंड 5, 5 लेवल्स में ऊपर वाला स्प्लिट हो गया। तो कौन सी ऑर्बिटल है, उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्प्लिटिंग आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। लेकिन स्प्लिटिंग हो चुकी है, लेकिन आपके पास एनर्जी यहाँ पे सिमिलर सी बनेगी। वो क्यों बनेगी, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट प्लस डेल्टा एम इंटू ई बी बाई 4 पाई एम। तो जो फ्रिक्वेंसी डिफरेंस आएगा, जिसको डेल्टा न्यू के साथ भी आप लिख सकते हो, तो डेल्टा न्यू अगर नॉर्मल जीमैन फैक्टर की बात करोगे, इट विल बी डेल्टा एम ऑफ एल इंटू ई बी डिवाइडेड बाय 4 पाई एम। तो ये सारे का सारा फैक्टर तो कांस्टेंट है। जो फ्रिक्वेंसी डिफरेंस बनेगा बिटवीन डिफरेंट ट्रांजिशंस, दैट विल बी डेल्टा एम एल के ऊपर ही डिपेंड करेगा। तो हमारे पास डेल्टा एम एल के कॉरेस्पॉन्डिंग रूल क्या होता है, इट शुड बी आइदर जीरो और इट शुड बी प्लस माइनस 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू होनी चाहिए। तो अगर आपके पास इसको हम इंक्लूड कर लें, अगर यहाँ पे h के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास वैल्यूज भी आ जाएगी। तो यहाँ पे h के साथ मल्टीप्लाई किया गया, यहाँ पे एनर्जी के टर्म में लिखा हुआ, तो एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास डेल्टा एम एल इज इक्वल टू जीरो के कॉरेस्पॉन्डिंग एक वैल्यू एनर्जी की आएगी, डेल्टा एम एल इज इक्वल टू -1 के कॉरेस्पॉन्डिंग एक एनर्जी की वैल्यू आएगी और +1 के कॉरेस्पॉन्डिंग एक एनर्जी की वैल्यू आएगी। मतलब चाहे आपके पास मल्टीपल लाइंस की स्प्लिटिंग हो रही है, यहाँ पे एल इज इक्वल टू 2 एंड एल इज इक्वल टू 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग नॉर्मल जीमैन इफेक्ट में, लेकिन अगर आप मैग्नेटिक फील्ड ऑन कर दोगे तो आपको तीन ही स्पेक्ट्रल लाइन दिखाई देंगी कॉरेस्पॉन्डिंग टू +1 0 एंड -1 कंट्रीब्यूशन ऑफ द डेल्टा एमएल। मतलब आपके पास नॉर्मल जीमैन इफेक्ट की स्प्लिटिंग जितनी जो होती है वो 3 लाइंस में होती है रादर देन मल्टीपल लाइंस। यहाँ पे ज्यादा लाइंस नहीं बनेगी। ठीक है जी, वो चीज माइंड में रखिए, तो ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है।
तो नॉर्मल जीमन इफेक्ट में आपको 3 ही लाइनें दिखाई देंगी। सो ओमिटेड फोटोन्स, अब इसके बाद एक और चीज आ जाती है, तीसरा क्वेश्चन हो गया था हमारा कि कितनी लाइंस में स्प्लिटिंग होगी नॉर्मल जीमन इफेक्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग। अब चौथी चीज आ जाती है कि यहाँ पे एक टिपिकल सा क्वेश्चन हो जाता है, कई बार पूछ लेते हैं कि पोलराइजेशन ऑफ द एटॉमिक लाइंस, मतलब फोटोन्स एमिटेड फ्रॉम द जीमन इफेक्ट सेटअप। तो जीमन इफेक्ट की वजह से जो फोटोन्स एमिट होंगे, जो ट्रांजिशन, अगर आप दो लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन हो रही है तो वहां से जो फोटोन निकलेंगे, that those will be having some type of polarization। तो वो सर्कुलरली पोलराइज हो सकते हैं, लीनियरली पोलराइज हो सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया हमारा। तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे जाएँगी आपको, काफ़ी मल्टीपल चीज़ों के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चनिंग हो जाती है। अब यहाँ पे एक थंब रूल याद रखिए, अगर डेल्टा एमएल इज़ इक्वल टू 0 की बात करोगे, तो यहाँ पे पाई ट्रांजिशंस होंगी। अगर डेल्टा एम ऑफ एल इज़ इक्वल टू -1 या -1 या +1 की बात करोगे, तो उसको हम सिग्मा ट्रांजिशंस बोलेंगे। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ थंब रूल याद रखना है। अभी आपने 2 ट्रांजिशन, अभी 3 ट्रांजिशंस देखी थी, तो एक +1 के कॉरेस्पॉन्डिंग सिग्मा, -1 के कॉरेस्पॉन्डिंग सिग्मा और 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग पाई ट्रांजिशंस। ये वाला केस बनेगा। अब पोलराइज़ेशन हमारे पास 2 तरह की हो सकती है, इसको डिटेल में देख लेते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल पोलराइज़ेशन हो सकती है या फिर ट्रांसवर्स पोलराइज़ेशन हो सकती है। अगर लॉन्गिट्यूडिनल पोलराइज़ेशन होती है, लॉन्गिट्यूडिनल ज़ीमन इफ़ेक्ट होता है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, मतलब अगर आप सेटअप ने आपने ज़ीमन इफ़ेक्ट का सेटअप लगा रखा है, अगर उसमें मैग्नेटिक फील्ड आपने ज़ेड डायरेक्शन की तरफ लगा रखी है, तो अगर फोटॉन्स ज़ेड डायरेक्शन की तरफ ही मूव कर रहे हैं, मतलब जो गामा फोटॉन्स आप देखने की कोशिश कर रहे हो, दोज आर इन दी ज़ेड डायरेक्शन, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास क्या आएगा? आपके पास 2 ही फोटॉन्स दिखेंगे, मतलब 2 ही लाइनें दिखेंगी आपको, सेंटर वाली लाइन यहाँ पे मिसिंग दिखाई देगी, मतलब मिसिंग पोर्शन हो जाएगा। जो पाई वाली लाइन है आपको दिखाई नहीं देगी। तो लॉन्गिट्यूडिनल ज़ीमन इफेक्ट में अगर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखने की बात करोगे, तो लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स, सो ओनली एक्स एंड वाई polarizations are possible, and the z component is therefore absent in this case, and the termed as sigma components which are circularly polarized। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि लॉन्गिट्यूडिनल पोलराइजेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग सिग्मा प्लस या सिग्मा माइनस आपको दिखेंगे, पाई कंपोनेंट आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। तो ये चीज माइंड में रखिएगा। ठीक है जी। ठीक है जी। एंड सिग्मा प्लस सिग्मा माइनस का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो ये चीज भी माइंड में रखिए, तो ये टेबल हमेशा आपके काम आएगा, इसको याद रख लेना बेटा। ट्रांसवर्स पोलराइजेशन की बात करेंगे, ट्रांसवर्स जीमन इफेक्ट की बात करेंगे, तो इस केस में आपको तीनों ही ट्रांजिशंस दिखाई देंगी, बिकॉज यू आर ऑब्जर्विंग द सेटअप एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड। अगर इस डायरेक्शन में देखने की कोशिश करोगे तो आपको तीनों ही ट्रांजिशनें दिखाई देंगी, लेकिन वो तीनों की तीनों कौन सी होंगी? लीनियरली पोलराइज होंगी। अगर सेम डायरेक्शन में देखने की कोशिश करोगे तो सर्कुलरली पोलराइज 2 ट्रांजिशंस दिखाई देंगी। अगर परपेंडिकुलर सेटअप में देखोगे तो आपको 3 ट्रांजिशंस दिखाई देंगी। डेल्टा एमएल 0 भी दिखाई देगा, प्लस माइनस 1 भी दिखाई देगा, एंड लीनियरली पोलराइज्ड एट राइट एंगल टू दी फील्ड दिखाई देंगे। तो ये तीनों ही ट्रांजिशन आपको दिखाई देंगी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड जो आपके पास 0 डेल्टा एमएल 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी पैरेलल टू दी मैग्नेटिक फील्ड। तो ये चीज भी आप माइंड में रखिए, तीनों कंपोनेंट आपको दिखाई देंगे। तो तीनों के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टेबल है, बहुत मुश्किल से ढूंढना पड़ता है, बिकॉज इतनी जल्दी लिटरेचर इसमें अवेलेबल नहीं है। बीएससी की बुक्स में तो खासकर ये चीज अवेलेबल है ही नहीं बेटा। मास्टर क्लासेस में भी ये डिटेल में अवेलेबल नहीं होता, तो थोड़ा सा इसको डिग आउट करना पड़ता है बेटा। चलिए, आगे चलते हैं। तो ये 4-5 तरह की चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। लॉन्गिट्यूडिनल हो गया, ट्रांसवर्स हो गया, पोलराइजेशंस हो गई। अब बात करते हैं अनोमलस सेटअप की। अनोमलस जो स्प्लिटिंग होती है, वहाँ पे जैसे मैंने आपको बता रखा है कि एल एंड एस दोनों ही नॉन ज़ीरो रहेंगे। तो एल प्लस एस के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या बनेगा बेटा? टोटल एंगुलर मोमेंटम जे बन जाएगा। अब जे के कॉरेस्पॉन्डिंग कितनी लाइन्स में स्प्लिटिंग होगी? इट विल बी गिवन बाय 2j + 1। तो यहाँ पे मल्टीपल लाइन्स में स्प्लिटिंग हो जाएगी। तो जो आपके पास सोडियम का स्पेक्ट्रम है, वहाँ पे क्या होगा? 10 लाइनें आ जाएँगी आपके पास, जो हमारे पास एक्चुअल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे डेल्टा ई कितना रहेगा? ये भी आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा, जी इंटू, रादर देन राइटिंग इन टर्म्स ऑफ जे, यहाँ पे सीधा-सीधा लिख लेते हैं, जी इंटू म्यू बी, बी के साथ एंड हमारे पास एम ऑफ जे के साथ इसको लिख सकते हैं। तो सिंपल सी टर्म है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको हर एक
लेवल के लिए, हर एक स्पेक्ट्रल लाइन के लिए आपको जी फैक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा, एमजे कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसके बाद आपको इसको बनाना पड़ेगा, तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे। थोड़ा-सा लंबा काम है, तो थोड़ा लेकिन आपको करना पड़ेगा अगर आप इसको क्वेश्चन को एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करना चाहते हो तो। लेकिन अगर सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपलेस्ट केस आ जाता है आपको, जैसे सोडियम बहुत पॉपुलर है, सोडियम का एटॉमिक स्पेक्ट्रा काफ़ी पॉपुलर होता है, कितनी डी लाइन्स बनेंगी? तो वहाँ पे आपके पास 10 डी लाइन्स बन जाती हैं, डी1 लाइन होती है और डी2 लाइन्स होती हैं। डी1 लाइन आपके पास यहाँ पे 4 बनेगी और डी2 लाइन्स यहाँ पे 6 बन जाएँगी, तो ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पे क्या है, फोर सिलेक्शन रूल्स हम यहाँ पे जैसे जो सिलेक्शन रूल हमने नॉर्मल स्प्लिटिंग के लिए यूज़ किए थे, वही सिलेक्शन रूल यहाँ पे फॉलो करेंगे बिकॉज़ वहाँ पे S इज़ इक्वल टू 0 था, तो L J इज़ इक्वल टू L के बराबर हो गया था। लेकिन रूल्स यहाँ पे भी सेम रहेंगे, जो वहाँ पे इम्प्लीमेंट किए थे हमने। ठीक है जी, तो कंपोनेंट्स पाई एंड सिग्मा का रूल भी यहाँ पे सेम ही रहेगा। अब बात आ जाती है सोडियम के स्पेक्ट्रम की, जो मैंने आपको बताया था। जैसे जस्ट लाइक सोडियम का जो स्पेक्ट्रम है, उसमें जो एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स हैं, दे रखी हैं, जिनके बीच में हमने स्प्लिटिंग ढूँढनी है, तो वो कैसे ढूँढोगे आप? ये वाली देखिए, इसको 2p 3/2, तो ये वाली लाइन्स हम कैसे सॉल्व करेंगे? D1 एंड इसके अगर इन दोनों के लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन होती है तो उसको D1 लाइन बोला जाता है। इसके इन दोनों के बीच में ट्रांजिशन होती है तो उसको D2 लाइन बोला जाता है। अब देख लीजिए, ये जो 2p 3/2 है, इसके लिए J कितना है बेटा? J अगर 3/2 है तो उसकी स्प्लिटिंग कितनी हो जाएगी? इट विल बी गिवन बाय 4, तो ये 4 लाइन्स में ब्रेक कर जाएगा। 1, 2, 3 एंड 4 लाइन्स में ब्रेक करेगा। 2p 1/2, अगर j आपका 1/2 हो गया, तो 2 इंटू 1/2 प्लस 1 कितना बनेगा बेटा? इट विल टर्न आउट टू बी 2 के बराबर। मतलब ये 2 लाइन्स में स्प्लिट करेगा। सिमिलरली 2s 1/2 भी आपका 2 लाइन्स में स्प्लिट कर जाएगा। अब आपने सिलेक्शन रूल कैसा लगाना है कि mj जो है डेल्टा m ऑफ j इट शुड बी इक्वल टू 1। मतलब अगर 3/2 से लाइन स्टार्ट हो रही है तो 1/2 के ऊपर एंड होनी चाहिए। या तो ये +1 बनेगा या फिर ये -1 बनना चाहिए। दोनों में से एक चीज़ होनी चाहिए या फिर ये 0 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हो सकता है इसमें 1/2 से लेके -1/2 तक ट्रांज़िशन चली गई। मैं उसके बाद -1/2 से लेके -1/2 के कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रांज़िशन चली गई। ये एमजे डेल्टा एमजे इज़ इक्वल टू 0 को कॉरेस्पॉन्ड कर रही है, 1 को कॉरेस्पॉन्ड कर रही है, 1 को कॉरेस्पॉन्ड कर रही है। सिमिलरली आपको -1 की कॉरेस्पॉन्डिंग भी ट्रांज़िशन देखने के लिए मिल जाएँगी। टोटल नंबर ऑफ ट्रांज़िशंस कितनी हो गई? D1 एंड D2 के कॉरेस्पॉन्डिंग 4 ये हो गई बेटा, 6 ये हो गई। जैसे मैंने आपको बताया सिग्मा एंड पाई का रूल, यहाँ पे कितनी हो गई? 2 सिग्मा 2 पाई। यहाँ पे कितनी हो गई बेटा? 4 सिग्मा एंड 2 पाई ट्रांजिशंस हो गई। मतलब टोटल से कितनी ट्रांजिशंस बन गई आपके पास? 6 सिग्मा बन गई बेटा, 4 आपके पास पाई ट्रांजिशन बन गई और दोनों का सम करोगे तो 10 डी लाइन्स आपको देखने के लिए मिल जाएँगी। तो जो जो सोडियम डी लाइन्स हैं यहाँ पे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपको देखने के लिए मिलेंगी, दोज़ विल बी 10 लाइन्स। तो ये आपका आज का क्वेश्चन था, जिसको हमने यहाँ पे अटेम्प्ट करने की कोशिश किया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आई होप मैंने सब कवर कर दिया है यहाँ पे, जितना भी पॉसिबल मटेरियल था, वो हम कवर अप कर चुके हैं। क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लेते हैं। 2 डी लाइन्स, जो डी लाइन्स है आपके पास, level of sodium would shift on applying the weak magnetic field into how much levels? तो ये अगर आपके पास 2D लाइन्स अगर आपके पास आ जाती हैं, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कितनी स्प्लिटिंग हो जाएगी? ठीक है जी, सोडियम की बात हो रही है तो स्प्लिटिंग कितनी आएगी बेटा? यहाँ पे देख रखा है। अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा-सा देखना भी पड़ेगा, अगर जेके विद रिस्पेक्ट टू देखने जाओगे तो कुछ और बनेगा यहाँ पे, उसको हम कल ही एड्रेस करने की कोशिश करेंगे बेटा। इसको प्रॉपर्ली एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, तो टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम। जी मैन्युफैक्चर को हम कल फिर दोबारा कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू।